नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। उम्मीद है आप बेहतर हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आइए चालू करते हैं आज के सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट हुआ होगा आज पेपर में और उसका क्या निचोड़ हम निकाल सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों तक आवाज़ भी जा रही है। अगर जा रही है तो जल्दी से एक बार हाँ कर दें कि हाँ, आप सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, आइए चालू करते हैं आज का सेशन को। वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताते हैं। देखिए आप लोगों को हम देखते हैं कि वो चश्मों में, टोपियों में, मेकअप्स में, कुछ पहनने में अपने आभूषणों को ढूँढते हैं। पर आपको ये वाक़ई में नहीं पता है कि आप अपने आभूषण तो अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं। और कहा जाता है शीलम परमम भूषणम। शीलम परमम भूषणम का मतलब ही यही है कि आपका जो बिहेवियर और कैरेक्टर है, वो सबसे बड़ा आपका आभूषण है जिससे एक ज़बरदस्त ऑरा भी आप फैला सकते हैं पॉज़िटिव की तरफ या फिर नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ऐसे अपने बिहेवियर और कैरेक्टर को हमेशा ऐसे रखिए जो चमके और दूसरे दुनिया इसको लोग जब देखें दुनिया में तो देखें अरे वाह क्या इंसान है क्या व्यक्ति है ये चाहिए हमें। तो एग्जाम एक छोटा प्रोसेस है पर जो आप इस एग्जाम के प्रोसेस से बनकर निकलते हैं ना वो एक बहुत बड़ी चीज है। आइए चालू करते हैं सेशन को एंड फिर से आप सभी को जय हिंद। कुछ चीजें आपको बता देते हैं उससे पहले हम आपसे एक निवेदन ये भी करेंगे कि जरा सा आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते होंगे तो जहां आपको लगता है सीरियस लोग हैं एक बार इन सेशंस को शेयर कर दिया करिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। बहुत लोग बाद में मैसेज करते हैं कि सर आप बहुत समय बाद मिले, इससे अच्छा एक पहले हम उनको मिल जाएं और वो अपना पढ़ाई कर सके अच्छे से। फ्रीडम है, आजादी है सीखने की और आजादी हमें भी सिखाने की। और इन सबके लिए एक छोटा सा ऑफर है, 1250 पर मंथ में आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सीएमसी कोड यूज करके। तो आप इस्तेमाल कीजिए सीएमसी कोड और ऐसा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप चाहें तो 1 साल का ले लीजिए, 1.5 साल का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, आपके ऊपर होता है। लगभग इसी कॉस्ट के आसपास आपका पड़ेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप में से किसी का भी है, तो आप विश्वास रख सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी ईमानदारी पे। जियो म्यूजिक्स का कोर्स चल रहा है जहां पर अभी हम लोग ओशनोग्राफी पे थे, हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी खत्म कर लिया, हम लोग ने क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर लिया, हम लोग ओशनोलॉजी पे चल रहे थे जिसको अगले सेशन में खत्म कर लिया जाएगा और फिर यहाँ पे चालू होगा ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा एक सिलेबस जो बहुत बेहतरीन है। ह्यूमन ज्योग्राफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगी। और हमारा एक टेस्ट होने वाला है, ये स्कॉलरशिप है, चैंपियनशिप है, ये आपको 90% तक स्कॉलरशिप दिला सकता है तो आप इसको जरूर दीजिएगा। 11 अगस्त को है ये, दिन में 11 बजे और शाम में 5 बजे। सीएमसी कोड लगाइए और आप जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन को। उम्मीद है आप बेहतर हैं, खुश हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स सिसोदिया बेल इन डेली एक्साइज पॉलिसी केस। मिसलेनियस टॉपिक है, बस दिखाने के लिए है। 17 महीने से जेल में थे, अभी बाहर निकले हैं और एक अडेज है जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फॉलो किया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे हम निर्णयों को देखते हैं तो उसमें एक निर्णय बहुत कॉमन आता है कि बेल शुड बी द रूल। आप सिर्फ ट्रायल के नाम पर किसी को जेल में नहीं रख सकते हो, बेल शुड बी द रूल। हाँ, अगर व्यक्ति लग रहा है कि एकदम खतरनाक है समाज के लिए तो अलग बात है, पर नॉर्मली आप ऐसे पॉलिसी चीजों में या ऐसी चीजों में किसी को जेल में बहुत समय तक नहीं रख सकते हो। बेल शुड बी द नॉर्म। और यहाँ पे कुछ चीजें भी आई हम आपको समझा रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैक्ट है और वो ये है कि भारत में 75% जो प्रिजनर्स है, 75% ऑफ द इंडियन प्रिजन पॉपुलेशन दे आर एक्चुअली अंडर ट्रायल्स। मतलब इतने बड़े चंक में जो प्रिजनर हैं उसका लगभग 75% भाग अंडर ट्रायल है। सोचिए ये अंडर ट्रायल है और अंडर ट्रायल का मतलब है कि अभी चार्ज इनके ऊपर प्रूव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप मेरे प्रिजन की कैपेसिटी देखें आज, माय प्रिजन कैपेसिटी इज समवेयर अराउंड 120 to 130%। जिसका मतलब है कि हम लोग अपने कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोगों को वहां रखते हैं। 120 से 130% है ये। तीसरा पॉइंट, हमारे पास बहुत ज्यादा विमेन को लेकर प्रिजन में रिफॉर्म्स चाहिए और हमारे पास प्रिजन में बहुत अलग अलग सेल्स भी नहीं है, ना ही हमारे पास ऑफिसर्स हैं जो विमेन का अलग तरीके से वहां पर देखभाल कर सके। तो आप 120-130% करें उसका मतलब डेंस है चीजें और लोग जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके बीच में आप उन लोगों को भी रख लेते हो जो कि शायद एक पॉलिसी या छोटे मोटे सिविल केसेस में भी है तो आप भी उनको उनके आसपास रख लेते हो। तो अंडर ट्रायल्स का सिस्टम बहुत बड़ा है और भारत में आपको पता है ये सिस्टम जब तक है, एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको बता दें, यहाँ पे लगभग 4 करोड़ केस बाकी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास
यहाँ पे आप जाते हैं तो लगभग 60 लाख केस यहाँ पेंडिंग है जो हाईकोर्ट लेवल पे है, और लगभग 50,000 के आसपास के केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये हमारा पेंडेंसी है। अगर इतनी बड़ी पेंडेंसी रहेगी तो जेल में ही लोग रह जाएंगे, बेल कब मिलेगी? और अगर व्यक्ति हो सकता है कोई ऐसी ही गलती किया है, कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं किया और फिर भी लैंग्वेज है जेल में, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा ओपिनियन है कि बेल शुड बी द नॉर्म, इट शुड नॉट बी द जेल। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ये फैक्ट है, कुछ प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट है और मेंस के लिए भी है यहाँ से एनालिसिस। इसको जरूर निकालिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपको प्राउड से भर देगा, प्राइड से भर देगा। ओनिंग द मैट। जी हाँ, अमन शेहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये 57 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने प्यूर्टो रिको के डैरियन को हराया है और असहाय लग रहे थे। कल अगर आपने मैच देखा तो असहाय लग रहे थे। क्या बेहतरीन दाव इन्होंने खेला, क्या जबरदस्त इन्होंने अपना पूरा फॉर्म दिखाया, और बताया जा रहा था कि इनका भी वेट का ट्रबल हो रहा था। इस वेट के ट्रबल के लिए रात भर नहीं सोए, ये देर एकदम रात भर एक्सरसाइज करते रहे, रात भर साइकिलिंग करते रहे, रात भर जॉगिंग करते रहे। बहुत इन्होंने मेहनत की ताकि मेरा वेट ना बढ़े। हमारे ऑलरेडी हमारे साथ एक वहां पे जो 100 ग्राम की वजह से जो हम सभी लोगों को सदमा लगा, उसको वहां पे फिर से ना हो इसलिए सारी मेहनत कर रहे थे रात भर कि मैं ब्रॉन्ज तो लेकर जाऊं। हालांकि विनेश फोगाट जी ने भी इतनी मेहनत की और वो 100 ग्राम का जो वेइंग मशीन पे आ गया, उससे हम सब नहीं लड़ पाए। हालांकि हमारा केस अभी वहां पे चल रहा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में हमने अपना केस रखा हुआ है। हरीश साल्वे वहां हमारी तरफ से लड़ भी रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है, निर्णय आपको आ ही जाएगा कुछ दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएचए क्रिएट्स कमिटी टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ इंडियंस इन बांग्लादेश। अच्छा, 2-3 पॉइंट यहाँ पे। इंडिया नेबरहुड का चैलेंज है और इंडिया नेबरहुड के चैलेंज में चूंकि आपका सबसे बड़ा बॉर्डर तो बांग्लादेश के साथ है, बॉर्डरों पे हालत कुछ ऐसी दिख रही थी कि लोग बांग्लादेश को छोड़ छोड़कर इस तरफ आना चाह रहे थे। और अक्रॉस जो वायर लगा हुआ है वहां पे, जहां पे भी आपका चेक पोस्ट बना है वहां आसपास वायर्स लगे हुए हैं, उसके आसपास पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि हमें यहाँ पे आने दो, हमारा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हमें मार दिया जाएगा। तो वहां के लोगों ने कुछ निर्णय लेना चालू किया। उन्होंने देखा कि इस पूरी भीड़ में देयर आर नो चिल्ड्रन, देयर आर नो विमेन, देयर आर ओनली मेल हु इज रनिंग अवे फ्रॉम देयर। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई बस मेल लोग भाग रहे? तो लोगों को सस्पिशियस लगा और इसीलिए उन्होंने बॉर्डर को अपना नहीं खोला, वापस इन लोगों को जाने बोला कि आप लोग वापस जाइए। एक कमिटी बनाई है और उस कमिटी को लीड कर रहे हैं बीएसएफ के ऑफिसर। ये कमिटी कम्युनिकेट करेगी बांग्लादेश के साथ कि कैसे वहां पे माइनॉरिटीज को, बाकी चीजों को कैसे सही से रखा जाए, इसके ऊपर करेगी। मोहम्मद यूनुस ऑलरेडी वहां पे एडवाइजर बन चुके हैं, वो वहां पे लीड कर रहे हैं सरकार को। इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है। अब कुछ महीनों में इलेक्शन होगा, पर तब तक ये जिम्मेदारी आर्मी की और उन लोगों की है कि कोई भी ऐसा माइनॉरिटी के खिलाफ ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप ही क्या होगा, और वो क्या है? एक्सोडस का। अगर बांग्लादेश से आप बॉर्डर देखें हमारा, तो लगभग ये बांग्लादेश है और आपका बॉर्डर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, बाकी असम, मेघालय सब आपका यहाँ टच करता रहता है। अब मेरे पास वेस्ट बंगाल में भी लोग आने की कोशिश करते हैं, आसाम में भी करते हैं, इधर भी फिर आसाम आता है, यहाँ पे एक बार फिर टच करता है। नीचे आप जाएंगे त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है, पूरा बॉर्डर आपका बनता है। तो मेरे पास इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा लोगों का बांग्लादेश से जो कि हमारी तरफ आना चाहेंगे। और अगर बॉर्डर पोरस है, पोरस का मतलब है कि कोई रिवर वहां बहती है, हो सकता है वहां पे फॉरेस्ट हो सकता है वहां की टरेन ऐसी हो जहां पे हम तार नहीं बिछा पा रहे। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो लोग वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। बीएसएफ तो चेक पोस्ट पे खड़ी होगी, वहां रोकेगी, पर अगर यहाँ पर रिवर, फॉरेस्ट और टरेन ऐसा है जहां पे आपने फेंसिंग नहीं कर रखा है, वहां से लोग निकलने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें, बांग्लादेश में अगर अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो कहीं ना कहीं द पीपल वुड बी ट्रबल्ड एंड दे वुड वांट टू कम आउट। और जब वो बाहर आना चाहेंगे तो आपको म्यांमार का एग्जांपल दें। इधर देखिए, म्यांमार में जब एक्सोडस चालू हुआ था या म्यांमार में जनता रूल हुआ था तो लोग निकल कर नॉर्थ ईस्ट में आए थे। म्यांमार का फेल होना नॉर्थ ईस्ट में एक विवाद छेड़ देता है। याद करिए वो समय नॉर्थ ईस्ट में एक विवाद छिड़ गया था। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स में ही कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ये तब हुआ है जब म्यांमार डिस्टेबलाइज हुआ। आज अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आसपास की एरियाज में कोई ऐसा ना हो एक्शन जहां पे डिस्टेबिलिटी क्रिएट हो, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, लोगों का डेमोग्राफी चेंज ना किया जाए,
इसीलिए बीएसएफ पहले से ही एक्टिव है कि यहां पर कोई पार नहीं कर पाए। पर हां, पोरस बॉर्डर बहुत होते हैं ऐसी जगहों पे जहां पे लोग करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश की ऐसी स्थिति से म्यांमार की भी स्थिति याद आती है कि कैसे ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग के रेट्स बढ़ जाते हैं। बहुत लोग पकड़े जाते हैं स्मगल करते हुए, बहुत लोग पकड़े जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए, आर्म्स एंड एम्युनिशन ट्रैफिकिंग करते हुए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लोगों का ध्यान सिर्फ होता है कि बॉर्डर पे ऐसे ही कौतूहल मचा हुआ है, घुस जाओ। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो भारत इस समय पूरी तरह से सतर्क रह रहा है और हमने एक कमिटी भी फॉर्म की है 5 लोगों की, जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा बांग्लादेश के साथ। इधर म्यांमार से भी परेशान, इधर बांग्लादेश फिलहाल परेशान। हमारे लिए पूरा वो रीजन इस समय काफी गंभीर सिचुएशन से गुजर रहा है। और खैर, हम लोग सभी लोग पेशेंट है और हम लोग देख रहे हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आप तब तक नीचे कमेंट करके एक चीज बताइएगा कि बांग्लादेश का बॉर्डर किस किस जगह से लगता है। बांग्लादेश कौन से राज्यों से बॉर्डर बनाता है, बांग्लादेश कौन से राज्यों से बॉर्डर बनाता है, आप नीचे कमेंट करके अभी बताइए कि बांग्लादेश किन राज्यों से बॉर्डर बनाता है। आपको अभी बताना है बांग्लादेश किन राज्यों से बॉर्डर बनाता है, आपको अभी बताना। नीचे हम वेट कर रहे हैं आपका। देखते हैं कौन बता पाएगा कि बांग्लादेश किन राज्यों से बॉर्डर बनाता है। बताइए। किन राज्यों से बांग्लादेश बॉर्डर बनाता है हमारे। हाँ, हम अपना ही पूछेंगे। सभी को फिर से प्रणाम। आप आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। किस 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 स्टेट से बांग्लादेश एज अ कंट्री बॉर्डर बनाता है, भारत के किन स्टेट से, बताइए। किन स्टेट से बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश, भारत के किन स्टेट से बॉर्डर बनाता है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम नहीं आएगा क्या? मिजोरम नहीं आएगा क्या? अरे बिल्कुल आएगा। असम, वेस्ट बंगाल से चालू करिए। असम, त्रिपुरा, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपके तीनों ही ये होंगे उधर के। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखने की जरूरत है कि कहाँ का बॉर्डर बनता है। वेस्ट बंगाल है, असम, असम से 2 बार बॉर्डर बनता है सर, ये पीटी के लिए याद रखिएगा। असम के साथ 2 बार बॉर्डर बनता है, 2 टाइम्स बॉर्डर बनेगा। फिर आपका मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है और इधर आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके सामने अगला टॉपिक, गाजन्स फ्ली खान यूनिस अमिड न्यू इजराइल अटैक। ये देखिए, मानेगा नहीं, इजराइल बिल्कुल नहीं मान रहा है, किसी की नहीं मान रहा है। यूएस ने इसको सुना भी दिया, फिर भी ये नहीं मान रहा है। लोकेशन मेरे लिए फिर से इंपॉर्टेंट बनता है। खान यूनिस का पहले भी हमने लोकेशन देखा है, फिर देखते हैं। आइए, कहां की बात की जा रही है, लेकर चलते हैं आपको गाजा स्ट्रिप में। देखिए, इजराइल इजराइल का गाजा स्ट्रिप, इजराइल का गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो इस पोजीशन को कहते हैं साउथ में खान यूनिस। ये देखिए खान यूनिस है, यहां मार्केट भी है बहुत। खान यूनिस, लोग पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, साउथ से भी फ्ली हो रहे हैं। 3 क्रॉसिंग हमने आपको बताई थी। ये है रफा क्रॉसिंग, रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग गाजा से इजिप्ट की तरफ है। रफा क्रॉसिंग गाजा से इजिप्ट की तरफ है। और एक क्रॉसिंग आपको यहां दिखेगी, इरेज क्रॉसिंग। इरेज क्रॉसिंग जो गाजा से इजराइल की तरफ है, गाजा से इजराइल की तरफ है। और आपको एक और दिखेगी जो ट्राई जंक्शन पे है, इजिप्ट, इजराइल और गाजा के, इजिप्ट, इजराइल और गाजा के ट्राई जंक्शन पे है। इसका नाम है केरेम शेलोम, केरेम शेलोम, केरेम शेलोम। 3 नाम याद रखिएगा। मेरे पास ये रफा है, ये केरम शेलोम है, और ये इधर क्या है, इरेज है। ये क्या है, इरेज है। बनाइए अपने हाथ से, तभी याद होगा। ये आपका क्या मिलेगा इधर, ये आपका है रफा, और ये क्या है मेरा, केरम शेलोम। ये है केरम शेलोम। याद रखिएगा, ये आपके सामने पीटी में आएंगे। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी चीज के लिए नहीं होते हैं। ये सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट होते हैं पीटी के लिए। प्लेन विथ 62 अबोर्ड क्रैशेस इन साओ पोलो। दुखद खबर। और नेपाल में 2 हादसे, ईरान का एक हादसा, ब्राजील का फिर एक हादसा। लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं हमारे एविएशन सेक्टर में ग्लोबली। अगर आप देखें तो ब्राजील, और ये कल वीडियो क्लिपिंग अगर किसी ने देखी हो तो ऐसे प्लेन ऐसे ऐसे नीचे नोज डाइव कर रहा था, ऐसे गिर रहा था।
और गिरता है, फिर अचानक से धुआं उठता है, कहा जा रहा है कि 62 के 62 लोग मर गए। साओ पोलो 2 बार आपको हम ये पढ़ा चुके हैं। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो 2 बार साओ पोलो आपके सामने आया, याद करिएगा। एक बार हमने आपको साओ पोलो पढ़ाया था जहां पे एक नदी में फिशेस मरी हुई पाई जा रही थी, हजारों फिशेस। ये वही साओ पोलो का एरिया, देखिए ये वही साओ पोलो का एरिया है। आप ब्राजील में हैं, आप ब्राजील में हैं और आप एक नदी के पास में, उस नदी का नाम है पराना रिवर। ये पराना रिवर थी और पराना रिवर की ही एक हमने आपको ट्रिब्यूटरी बताई थी जो साओ पोलो से गुजर रही है। एक ट्रिब्यूटरी आपको बताई थी जहां बहुत सारी मछलियां भी मरी हुई पाई थी। और फिलहाल साओ पोलो याद रखिएगा, ये साओ पोलो है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल इसके पास में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल इसके पास में पड़ता है, ये साओ पोलो है। ये ब्राजील के सदर्न भाग में पड़ता है साओ पोलो। 2 बार न्यूज में आ चुका है, 2 बार। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा। साओ पोलो याद रखिएगा, दिस इज साओ पोलो। ठीक है, चलेगा, याद हो सकता है। आर वी फाइन हियर? आर वी फाइन हियर? साओ पोलो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है, देखते कौन जवाब देगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू, आपको बताना है किस किस से पास करता है। चिली, अर्जेंटीना, पैरागुए, उरुग्वे, फिफ्थ ब्राजील। आपको बताना है कि कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां कहां से पास करता है। इज इट चिली, अर्जेंटीना, पैरागुए, उरुग्वे, ब्राजील? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां कहां से पास करता है? साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं फिलहाल। इन साउथ अमेरिका फ्रॉम वेयर ऑल योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। क्या चिली से निकलता है? क्या अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील? बताइए। कैप बी, बहुत बढ़िया, कैप बी याद रखिएगा, कैप बी। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील, दैट्स कैप बी। उरुग्वे से नहीं निकलता, याद रखिएगा, उरुग्वे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं निकलता है और ना ही पैराग्वे उरुग्वे को टच करता है, ना ही पैराग्वे उरुग्वे को टच करता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है या क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि क्या पैराग्वे उरुग्वे को टच करता है? बिल्कुल भी नहीं करता, याद रखिएगा इसको। आपको मैप पे भी फिर एक बार दिखाना चाहेंगे, देखिएगा ये पैराग्वे है, देखिए बीच में अर्जेंटीना कैसे घुस गया है और उरुग्वे इधर है। उरुग्वे साउथ में, पैराग्वे नॉर्थ में है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये निकल रहा है। साओ पोलो आपको ये दिख जाएगा, साओ पोलो आपको यहाँ पे एकदम दिख जाएगा सामने। दिस इज साओ पोलो। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है कॉटन कल्टीवेशन टू बी 10 to 12% लोअर दिस सीजन एज यील्ड फॉल। मेरे पास 2 सवाल हैं यहां पर। पहला, कॉटन का क्या है, कैसे है, वो समझना है। और दूसरा ये कि मेंस का एनालिसिस है कि आखिर मेरे कॉटन का यील्ड गिर क्यों रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए हो सकता है कि क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और मे बी हम लोग को इसमें क्या निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको। एंड आई हैव फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट हियर। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड। कुछ चीजें पहले हम आपको दे दें। कॉटन को कहा जाता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है। हमारा भारत 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन करता है। हालांकि हम नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 पे चाइना है। हम 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन करते हैं। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना है कि इसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, सच्चाई है। 67% ऑफ इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन रेन फेड एरियाज। सबसे पहली बात, आपका 67% तो कॉटन आप कहां ग्रो कर रहे हो? रेन फेड एरियाज में, जहां पर आप बरसात का वेट करोगे। और 33% आप इरिगेटेड एरिया पे कर रहे हो। सर, पॉइंट टू बी नोटेड। दिस इज योर पीटी अलर्ट। पीटी का पॉइंट आ गया आपके सामने, आप प्रीलिम्स का पॉइंट आ गया। प्रीलिम्स का पॉइंट सबसे बड़ा मुझे यही दिख रहा है। 33% बस आप इरिगेटेड एरिया पे करते हो, बाकी 67% आप रेन फेड एरियाज पे करते हो, जो कि टूवर्ड्स सेमी एरिड, एरिड, ड्राई, मॉइस्चर कम, रेनफॉल का वेट करना, इसी पे आप कर रहे हो। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहां तक तो सच्चाई है।
अगला देखिए, कॉटन प्रोडक्शन की जब आप बात करेंगे तो एक समय ऐसा था कि 2001 और 2003-4 के बीच में आप लगभग 150 लाख बेल्स का प्रोडक्शन करते थे और आपने शेयर मार्केट की तरह इतना उछाल लगाया कि महज अगर आप देखें तो 10 सालों में आप 140 से 398 या जाते 400 तक। बहुत बड़ी बात है सर ये। आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आप 140 से 400 तक जा रहे हैं, 140 से 400 तक जाते हैं एकदम 10 साल के भीतर भीतर। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं और अब आप ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक पहला फेज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिएगा, ये मेरा 278 है कॉटन यील्ड, मतलब किलोग्राम पर हेक्टेयर, किलोग्राम पर हेक्टेयर। इससे आप 278 से सीधे पहुंचते हैं 566 और ये भी लगभग वही 10 साल का ही माजरा रहता है। यहां से 278 से लगभग आप पहुंचते हैं 566, उसके बाद फिर आप गिरने लगते हैं, फिर आप गिरने लगते हैं। अब सवाल ये उठने लगा कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कोई गिर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? ये सबसे बड़ा बात है, ऐसा सबसे बड़ा बात है आपका। अब आइए देखते हैं कि आखिर कॉटन के प्रोडक्शन के लिए मुझे चाहिए क्या, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? तो चाहिए क्या, पहले आइए कुछ चीजों को देखते हैं, फिर डिस्कस किया जाएगा। तो ग्रोइंग कंडीशंस ऑफ कॉटन पहले देखते हैं। आपको एक चीज एकदम पता दे, कॉटन जो आपका है वो खरीफ है। कॉटन आपका क्या है? खरीफ है। मतलब इसको टेम्परेचर तो चाहिए अच्छा खासा, और टेम्परेचर जो इसको चाहिए खरीफ को अगर मैं देखता हूं तो लगभग 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ये चल सकता है। 21-30 डिग्री सेल्सियस के लिए बहुत आइडियल होता है। और इसको जो रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल इसको बहुत ऐसी भयानक सी नहीं चाहिए, पर हाँ इसको लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए। इसको जो सॉइल चाहिए, अगर इसको ड्रेन्ड सॉइल मिल जाए या रेगुर सॉइल मिल जाए तो इसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। ये ब्लैक सॉइल के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये एकदम इसके लिए बना है। पर हाँ एल्यूवियल सॉइल में भी हो सकता है, एल्यूवियल सॉइल में भी ये हो सकता है, बिल्कुल इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये वहां पे भी हो सकता है। तो कॉटन मेरा लगभग आपको बताते, कॉटन 6 से 8 महीने में बड़ा होता है कपास, और इसका 21 से 30 डिग्री का टेम्परेचर है, रेनफॉल आपका इतना है, रेगुर सॉइल इसको चाहिए। ये सब भारत में मौजूद है, पर भारत का कॉटन 67% रेनफेड है। मतलब हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं, मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं, और 33% मेरा इरिगेटेड एरिया पे होता है, इरिगेटेड एरिया पे होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मेरा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्यों गिर रहा है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्यों गिर रहा है? आइए समझते हैं कि क्यों गिर रहा है, और इसके लिए जवाब सबसे पहले जो आएगा वो यही आएगा। आइए देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, हम लोगों ने एक रेवोल्यूशन चालू किया था कॉटन में, और उसके लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसका नाम था बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक्चुअली बैक्टीरिया थुरिंजेसिस कॉटन है। तो कॉटन में हमने जीन ऑल्टरेशन किया, हमने एक सॉइल बैक्टीरियम निकाला, बैक्टीरिया थुरिंजेसिस, उससे हमने एक जीन निकाला, उस जीन को निकाल के डाल दिया कॉटन में। अब कॉटन को अगर हम अब इसके ऊपर हर्बिसाइड डालते हैं, हर्बिसाइड हम क्यों डालते हैं? क्योंकि आसपास जो भी आपके उग जाते थे चीजें, तो इसको हम टॉलरेंट बनाना चाहते थे कि मेरा कॉटन खराब ना हो। तो बीटी कॉटन जब से आया, ये हर्ब रेजिस्टेंट हो गया, पेस्ट टॉलरेंट हो गया, पेस्टिसाइड हम डालने लगे, इसको कुछ नहीं होता था, तो ये उगने लगा अच्छे से, और पेस्ट मेरे खत्म होने लगे, हर्ब्स मेरे खत्म होने लगे जो आसपास लगते थे। तो बीटी कॉटन एक तरह से पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाया गया था, और बीटी कॉटन को अप्रूवल मिल गया। बीटी कॉटन को कमर्शियल अप्रूवल जैसे ही मिला, हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बिल्कुल ये बढ़ने लगा हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। पर एक समय के बाद हमें कुछ चीजों का पता चला। पता हमें यह चला कि एक पिंक बॉलवॉर्म है। पिंक बॉलवॉर्म हमारे वेस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा होता है, पिंक बॉलवॉर्म, BALLWRM। पिंक बॉलवॉर्म ने क्या किया, पिंक बॉलवॉर्म ने क्या किया कि यहां पर इन्फेस्टेशन चालू कर दिया कुछ क्रॉप्स पे, और बीटी कॉटन के खिलाफ रेजिस्टेंट बन गया। मतलब अब उसको बीटी कॉटन का कोई डर नहीं था।
मतलब हमने बीटी कॉटन किसी से बचने के लिए बताया बनाया, पर अब बीटी कॉटन के खिलाफ उसने कुछ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और उसने अब अपने पूरे क्रॉप्स पे इन्फेस्टेशन को फैलाने लगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वहां बीटी कॉटन है। इसीलिए बीटी कॉटन कमजोर पड़ गया। यही सबसे बढ़िया, आप सोचिएगा कितना बड़ा ये एक इशू बनता है जब आप टेक्नोलॉजिकली कोई चीज को बदलते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो सामने वाला भी तो रेजिस्टेंस बना सकता है। अगर आपने रेजिस्टेंस बनाया तो सामने वाला भी बना सकता है। हमारे शरीर के अंदर वायरस जाता है, कोविड के समय की बात करें, वायरस गया, म्यूटेट करने लगा, म्यूटेट कर करके दवाई खिलाफ रेजिस्टेंस बना रहा है। टीबी सबसे बड़ा केस, टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का, जो अलग अलग रेजिस्टेंस बनाता है। टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, वो क्या दिखा रहा है कि अब मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं रेजिस्टेंस हूं आपके। यही बात बीटी कॉटन को डुबाने लगी और बीटी कॉटन फिर उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करने लगा जैसा वो करता था। दूसरी तीसरी बात यहां समझिएगा, हमारा कॉटन का एरिया रेनफेड है और पिछले कुछ सालों से मॉनसून जिन एरियाज में ये है वहां पे बहुत इराटिक हो गया है। जहां पे उगाना है मुझे वहां पर मॉनसून ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। बाकी जगह होगा सर, नेशनल एवरेज मेरा पानी का हो सकता है, पर जहां मेरा कॉटन है वहां पर पानी नहीं बरसा और मेरे पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। तीसरा सुनिएगा, मेरा सॉइल सर डिप्लीट होने लगा है, मेरा सॉइल डिप्लीट होने लगा है। चूंकि सॉइल डिप्लीट होने लगा है तो मैं जो उगा रहा था या उगाना चाह रहा था, सॉइल उतना मॉइस्चर नहीं दे पा रहा। मैं यहां पर फर्टिलाइजर ऐड करने की सोचता हूं तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है, जो कि शायद मेरे फार्मर्स इक्विप्ड नहीं है। ये सारे वो कारण बनते हैं, ये सारे वो कारण बनते हैं कि आपका सॉइल डिप्लीशन, फर्टिलाइजर का कॉस्ट, दूसरा आपका ये मॉनसून का ठीक से ना आना उन जगहों पे जहां पे कॉटन है, और बीटी कॉटन के खिलाफ पिंक बॉलवॉर्म का खड़ा हो जाना, और बाकी भी अब चीजें रेजिस्टेंस बनाएंगी। ये सारी चीजों ने मेरे कॉटन को बिल्कुल प्लेट्यू कर दिया है। नहीं तो पिछले 10 साल में तो हमने रेवोल्यूशन देखा था। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है इसका कि आपको अब सेकंड रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। सेकंड रेवोल्यूशन में मुझे सॉइल के ऊपर वर्क करना है और अब बीटी कॉटन के मुझे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बीटी कॉटन के खिलाफ भी अब रेजिस्टेंस हो गया है पेस्ट में। तो मुझे अब इसके खिलाफ भी और एक नया कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, और शायद तभी हम एक नया रेवोल्यूशन ला पाएंगे अगले 10 साल के लिए। तो कॉटन का उगाना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि कॉटन भारत बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है। हम इंडस्ट्री तो नहीं बना पाए, पर हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छा खासा करते हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है। कौन सी कंट्री के कॉटन बहुत मतलब अब ऐसे हमें कंट्री का तो नहीं पता है। भारत का भी अच्छा ही होता है, आपके चाइना का भी अच्छा ही होता है, तो ऐसा तो हम कंट्री नहीं बता सकते कि किसका बहुत फाइन होता है, इतना हमें आइडिया नहीं है। पर हाँ, फिलहाल उगता है बढ़िया हमारे यहाँ, और ब्लैक सॉइल को बहुत ज्यादा प्यार है कॉटन से। ब्लैक सॉइल आपका वो वाला पूरा वोल्केनिक सॉइल का रीजन है जो डेक्कन प्लेट्यूम पड़ता है, गुजरात से चालू होता है। हम एक बार छोटा सा मैप आपको बना के, अगर आपने इसको समझ लिया तो एक लोकेशन देखिएगा। ये पूरा एरिया आपका इधर ब्लैक कॉटन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है, ये पूरा आपका रेगुर सॉइल है या ब्लैक सॉइल है। रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल जिसको सदियों से यूज किया जा रहा है, अब ये अपना न्यूट्रिएंट खो रहे हैं, ये अपना न्यूट्रिएंट खो रहे हैं। हिंस द आइडिया, हिंस आइडिया। इसीलिए कॉटन मेरा धीरे धीरे गिर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, आइए। अब मतलब हमारे पास ये फैक्ट नहीं है कि कौन सी कंट्री का फाइन है, नहीं है, हमारा भी फाइन ही है, बिकता ही है मार्केट में। तो अब किसका बेस्ट है ये हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है। और फिलहाल मतलब हमें लगता है कि दिमाग ना ही लगाएं तो बेहतर इन चीजों में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने आ चुका है, इंडिया टू रोल आउट न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हेल्थ का कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। बैक्टीरिया से कॉज होता है बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और समझिएगा, यहां पे टीबी की सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, टीबी अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो अपने आप को यह बदलने लगता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट में। जिसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मैं दवाई खा रहा हूं और मुझे कोई बीमारी है, अगर वो बैक्टीरियल है तो दवाई जाकर उसको मारने की कोशिश करेगी। और अगर मैंने दवाई को बीच कोर्स में बंद कर दिया, या मुझे लगा कि अब मैं ठीक हूं, मैंने बंद कर दिया, और अंदर कोई अगर बैक्टीरियल एलिमेंट रह गया, तो बैक्टीरिया अब चूंकि उस दवाई से लड़ चुका है तो वो धीरे धीरे अंदर जिम करेगा, बैठ के पावर बनाएगा, खूब खाना खाएगा, और धीरे धीरे इस दवाई के खिलाफ अपने आप को डोमिनेंट कर लेगा।
तो मतलब इस ड्रग का अब आपके ऊपर भविष्य में इस्तेमाल करने पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर वो बैठ के पूरा जिम किया, ताकत बनाया और आपके इस दवाई के खिलाफ वो रेजिस्टेंस बना चुका है। इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। दूसरा, मैं एक बार एक दवाई लिया, दूसरी बार दूसरी दवाई लिया, फिर तीसरी दवाई लिया, मैं बदलता चला गया, तो होगा क्या? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। और हमारे पास लाइन्स ऑफ एंटीबायोटिक होती है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और लास्ट लाइन। अगर ये सभी लाइनों के खिलाफ हो जाए तो हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। अब ये यहां पे कोई दवाई काम ही नहीं कर रही है। इसीलिए ड्रग ट्यूबर टीबी को ट्रीट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए और दवाइयों को बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे लेने के लिए बोला जाता है। समझते हैं और भी कुछ बातें यहां पे, आइए देखते हैं। आपको बता दें, इंडिया इज गेटिंग रेडी टू रोल आउट बीपीएल। बहुत पहले भी हमने आपको इसको बताया है, फिर से आपको बता रहे हैं। 3 दवाइयों का मिक्सचर है ये। बेडाक्विलिन आपका बी से हो गया, प्रीटोमैनिड आपका पीए हो गया, लिनेजोलिड आपका हो गया एल। 3 दवाइयों का मिश्रण है ये। क्या है? 3 दवाइयों का मिश्रण है। क्या है? बेडाक्विलिन, प्रीटोमैनिड एंड लिनेजोलिड। लिनेजोलिड 3 दवाइयों का ये क्या है? मिश्रण है। बेडाक्विलिन, प्रीटोमैनिड एंड लिनेजोलिड, ताकि हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के खिलाफ लड़ सकें। द ट्रेनिंग फॉर दिस न्यू एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बिगिन। अब ये चालू होने वाला भारत में भी, क्योंकि हमें गुड रिजल्ट्स मिलते हैं। कहां पे? पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन में अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, इसलिए हम इसको चालू कर रहे हैं। अच्छा, एक टेस्ट होता है इसके लिए जिसको बोलते हैं NAAT टेस्ट, नैट, NAAT इंपॉर्टेंट है, NAAT इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नैट for tuberculosis is a molecular test used to detect the DNA of the Mycobacterium tuberculosis complex in a sputum or other respiratory sample। ये बहुत इफेक्टिव टेस्ट है, इसका कवरेज हम बढ़ा रहे हैं, बहुत इफेक्टिव टेस्ट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नैट क्या है, NAAT क्या है। याद रखिएगा, ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसमें डीएनए को पढ़ा जाता है। किसके डीएनए को? डिटेक्ट द डीएनए ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और उसके हिसाब से हम फिर बताते रिजल्ट की है कि नहीं है। नैट का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें मैं उसका न्यूक्लिक एसिड या डीएनए पढ़ रहा हूं। किसका? बैक्टीरिया का डीएनए पढ़ रहा हूं, बैक्टीरिया का डीएनए पढ़ रहा हूं सर। और अभी तक जो हमारे पास इलाज का सिस्टम था, आपको बताएं सर, हमारे यहां बहुत लंबा इलाज था, 12 से 14 महीने लगते थे। 14 दवाइयां लोग दे देते थे, डॉक्टर्स लिख देते थे, और इसीलिए लोग बोलते थे भैया इतना कैसे खा पाएंगे। फ्रॉम अ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रेंज ऑफ 18 to 24 मंथ्स, जो नॉर्मली अभी था, ये बीपीएल अगर आ रहा है तो 6 महीने में ट्रीटमेंट हो जाएगा। फर्दर मोर, ऑल ओरल ड्रग रेजिमेन इंक्लूडेड नियरली 14 डिफरेंट एंटी टीबी ड्रग्स। सोचिए, 14 अलग अलग टीबी ड्रग्स दी जाती थी, एंटी टीबी ड्रग्स हर दिन लेनी पड़ती थी। अब क्या होगा? जस्ट 3 टैबलेट्स डेली, जस्ट 3 टैबलेट्स डेली। तो तीनों एंटीबायोटिक को जोड़ के बनाया है, प्रीटानोमेड, बेटाक्विलिन और लिनेजोलिड, इन तीनों को मिलाकर बनाया है। और बस अब यही 3 लेनी है, 3 टैबलेट्स पर डे लेनी है। समझिए, और सुनिए और सुनिए। तो क्या हो रहा है मेरे साथ कि हम लोगों ने बीपीएल रेजिम में अब हम जाने वाले हैं। याद रखिएगा, बीपीएल अगर कहीं भी आए, ये टीबी से रिलेटेड है। रेजिमेन एक रेजिम है, ट्रीटमेंट है, जिससे मैं टीबी ठीक कर दूंगा। तो इसमें बेटाक्विलिन, प्रीटोमैनिड और लिनेजोलिड मिला हुआ है। ट्रीटमेंट टाइम 6 महीने पे हो जाएगा। कॉस्ट ये चीपर है, याद रखिएगा चीपर है। एंड गुड रिजल्ट्स हैव बीन फाउंड इन सम कंट्रीज। पहले हम 14 डिफरेंट दवाई देते थे, अब हम बस 3 दवाई देंगे और उससे आपको लाभ मिल जाएगा। कुछ और फैक्ट हम आपको देना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत में इंडिया टीबी रिपोर्ट जारी की जाती है। 2020 में 26 लाख लोग लगभग थे, बढ़कर 27.5 हो गए और लगभग 28 की तरफ जा रहे हैं 2024 में। एस्टिमेटेड टीबी केसेस हैं, एस्टिमेटेड। नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड, बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब इतनी दवाई लेंगे तो नुकसान तो होगा शरीर को, पर अब क्या करें, आपको बैक्टीरिया को भी तो मारना है। रिपोर्टेड केसेस लगभग 24 लाख थे, बढ़ के 24 पॉइंट हुए, ये 25.5 हो गए। प्राइवेट सेक्टर बहुत कम रिपोर्ट करता है हमारे यहाँ, ये बड़ी हमारे पास एक दुखद खबर है। हमारे पास दोनों सेक्टर में अगर आप कंपेयर करें कि सरकारी सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है अस्पतालों का। प्राइवेट सेक्टर की रिपोर्टिंग अगर आप देखें तो 24 लाख केसेस में बस 6.5 लाख, 24 लाख केसेस में 7.5 लाख, 25.5 में 8.5 लाख। मतलब आप देखें तो लगभग 4 गुना कम है, 1/4 है।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो प्राइवेट सेक्टर अपना रोल जो प्ले करना चाहिए था, वो अभी शायद रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, रिपोर्ट नहीं कर रहा है, अंडर रिपोर्टिंग चल रही है, क्योंकि टीबी का रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट डॉक्टर भी उसको ट्रीट कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी है, पोर्टल है, उस पर आपको डालना पड़ेगा कि देखो इसको टीबी है, पर वो नहीं डाल रहा है। और हमारे पास नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हालांकि आपको बताएं, मोर्टेलिटी जो है, मोर्टेलिटी कम होती दिख रही है, मोर्टेलिटी कम होते दिख रही, मतलब लोग ट्रीटमेंट का लाभ उठा पा रहे हैं, मोर्टेलिटी कम हो रही है। और सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देने वाले हैं, तैयार रहिएगा। मेजॉरिटी ऑफ टीबी केसेस आर स्टिल रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, प्राइवेट नहीं कर रहा है। ओनली 1.9 लाख केसेस वर रिपोर्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर इन 2015, और अभी धीरे धीरे आपका बढ़ तो रहा है, पर ये धीरे धीरे आपका गवर्नमेंट सेक्टर तो बहुत कर रहा है, कम करते हैं। अब हम आपको कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं अपने तौर पे, देखिएगा। भारत के पास, भारत हैज, इंडिया हैज हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी, इंडिया हैज हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी, पॉपुलेशन ही इतना है हमारे पास। दूसरा फैक्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मोस्ट केसेस, मोस्ट केसेस। तीसरा, आपका टीबी का मोर्टेलिटी रेट इज गोइंग डाउन। तो अगर मेरे पास बीपीएल रेजिम आ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मोर्टेलिटी रेट और कम होने लगेगा मेरा, क्योंकि इफेक्टिव हो जाएंगी चीजें, चीप हो जाएंगी, इफेक्टिव हो जाएंगी, कम समय में आपका इलाज हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका मोर्टेलिटी रेट भी कम होने लगेगा, दिस विल गो डाउन। आई होप इट इज फाइन, आई होप इट इज फाइन विद एवरीवन। ये क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है अच्छी खासी। तो हमें इस पूरे रेजिम को कंप्लीट करना चाहिए। कोई भी दवाई आप लें, कभी भी एंटीबायोटिक लें, एक बहुत बेसलाइन है उसका, आप कभी भी उसको बीच में ना छोड़ें। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो बीच में कभी मत छोड़िए। निक्षय पोर्टल, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, निक्षय पोर्टल है, इस पे रजिस्टर करना होता है, निक्षय पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है, देखिए इनको क्या टीबी है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो पॉपुलेशन सेंसस इन द डार्क विदाउट व्हाइट, देखिए अब इतना बार ये आर्टिकल आया है, इतना बार एडिटोरियल आया है, इससे बेहतर इस एडिटोरियल को पढ़ने से ज्यादा आपको चीजें पता है। हम अभी आपको दिखा देंगे अगले 2 मिनट में कि पावर ऑफ करंट अफेयर्स अगर आपके पास दिमाग में बैठा है और बार बार हम देख रहे हैं तो कैसे रिपीट होती है चीजें। नो पॉपुलेशन सेंसस इन द डार्क विदाउट वाइटल डेटा, सच्चाई है, हम लोग कब से बात कर ही रहे हैं। तो भाई आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ चीजें पहले आपको फैक्ट बता दें जो पहले भी बताया था। भारत में पहली बार सिंक्रोनस सेंसस का डेटा लिया गया था 1881 में। ये प्लोडेन थे, सेंसस कमिश्नर थे प्लोडेन, इन्होंने लिया था। उसके बाद से देखा जाए सेंसस लगभग हर 10 साल पे कंडक्ट किया गया है। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट मेरे पास 1948 का जो पावर देता है सेंसस कंडक्ट करने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क बनाता है। पर 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 ये कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, ना संविधान में ना लॉ में, कि आपको हर 10 साल में करना। याद रखिएगा, इट डज नॉट मेंशन इट्स टाइमिंग ऑफ पीरियोडिसिटी, ये डायरेक्ट पीटी में आपके पास आएगा, अभी के अभी लिख लीजिए इसको। सेंसस एक्ट ऑफ 1948 में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं हर 10 साल में, हर 10 साल में मुझे कंडक्ट करो, ये कहीं नहीं लिखा है। इस चीज को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। अच्छा बाय द वे, आप लोग क्लास तो कर ही रहे हैं, उधर एक ऐसा अंगूठा बना रहता है, क्लास आप लोग इतना लोग कर रहे हो, अंगूठे पे देख रहे हैं तो कुछ लोग दिखाई नहीं रहे। अरे भैया नहीं पसंद आ तो नीचे का दिखा दिए, नहीं तो कम से ऊपर का दिखा दिए, हमारे यहाँ कम से नंबर तो बढ़े। ये तो लग रहा है वो उधर 40 पे रुका हुआ है, तो ये दिखाने में आपका पैसा तो लग नहीं रहा है कि हाँ सर लेट गो ऑन गो ऑन। A census is constitutionally mandated in India, but there is no constitutional or legal requirement that it needs to be conducted decennially. याद रखिएगा, हमारे पास 10 साल का टाइम फ्रेम कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। 10 या फ्रीक्वेंसी अलाउ होती है बहुत जगह, जैसे यूएस होती है, पर 5 साल की भी होती है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा एक्सेट्रा में 5 साल की होती है। अब आइए सवाल पे चलते हैं अपने। सवाल यह है कि सेंसस, और सेंसस नहीं हो रहा है तो आपको क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? सर आपको प्रभाव पड़ना चाहिए बहुत ज्यादा। अगर सेंसस नहीं होगा सर तो आप बहुत डेटा नहीं निकाल पाएंगे, जैसे कि आप माइग्रेशन का डेटा नहीं निकाल पाएंगे, आप पॉपुलेशन के बढ़ने घटने का डेटा नहीं निकाल पाएंगे, आप बर्थ रेट डेथ रेट से नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है, आप लिटरेसी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान पाएंगे, मतलब बहुत सारे डेटा जो रह गए।
अब चूंकि डेटा आपके पास नहीं आ रहा है, तो दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप गवर्नेंस करें तो करें कैसे? विदाउट डेटा हाउ वुड यू गवर्न? मैं आपको कल को डीएम बना दूं कहीं का, बताइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको हम कहीं बना दें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना के हम बोले कि जाओ देखो संभालो डिस्ट्रिक्ट को, हम आपको पता ही नहीं कितने लोग हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही इंसान था और आप डीएम है, क्या करेंगे आप? आप बोलेंगे भाई तू उधर मत रहे, तू इधर ही मेरे आवास में आके रहे, तुझे मैं यहीं सब खाना पीना खिलाऊंगा, तू बस मस्त रहे तो मैं डीएम नंबर 1। आपको पता तो होना चाहिए कितने लोग हैं, मुझे यही नहीं पता है। अगर हमें यही नहीं पता है कि कितने लोग हैं, तो सर गवर्नेंस आप कर कैसे रहे हैं? अच्छा, आप टारगेटेड पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। पॉलिसीज किसके लिए लेकर आ रहे हैं? मैं पॉलिसीज लेकर आ रहा हूं स्किल डेवलपमेंट की। अरे आपको जब यही नहीं पता है कि कितने लोग हैं, कितने लोग अनस्किल्ड हैं, तो किसके लिए स्किल डेवलपमेंट लेकर आ रहे हो आप? आप लेकर आ रहे हो हम पॉवर्टी हटा देंगे। सर आपको यही नहीं पता कि कितने पुअर हैं, कितना पॉपुलेशन, आप किसके लिए लेकर आ रहे हो? सर आप लेकर आ रहे हो स्कीम एल्डरली के लिए, आपको यही नहीं पता कि एल्डरली कितना मेरे डेमोग्राफी में हो चुका है, आप क्या कर रहे हो फिर? मतलब आप जेरियाट्रिक केयर की तो बात कर ही नहीं रहे हो। जेरियाट्रिक केयर का मतलब होता है वो केयर जो एल्डरली लोगों को चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है और आपको पता ही नहीं वहां क्या हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि माइग्रेशन कितना हो रहा है आपके यहाँ, और आप बात करो कि हम जॉब नहीं देंगे माइग्रेंट वालों को। आप बोले मैं माइग्रेंट्स को जॉब ही नहीं दूंगा, पता ही नहीं तुमको माइग्रेशन कितना हो रहा है, तुम बोले माइग्रेंट को जॉब नहीं देंगे। डाइकोटमी देखिएगा, डाइकोटमी है ये, आपको पता ही नहीं चीजें। और आप बोले, और 2011 के बाद 2024 में और अभी भी अगले 4 साल हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई सेंसस होगा। 2-3 साल तो नहीं होने वाला है। फिलहाल तो कोई चर्चा ही नहीं है, कोई कमिटी बनेगी, फिर बोलेगी, फिर होगा। अच्छा, एक नया विवाद चालू है कि कास्ट सेंसस करे नहीं करे। अरे भैया, तुमको कास्ट सेंसस पे अगर लेना है डिसीजन तो तुम ले लो, नहीं लेना है तो कम से कम सेंसस तो कराओ। तुम पूछ लेना, क्वेश्चन ही तो, तुमको एक क्वेश्चनरी तो भराना है, पूछ लेना, हो सकता है तुमको पता चल जाए। और सर आपको हम और प्रैक्टिकल लेवल पे बताएं, आपके घर में हमें नहीं पता कितने लोग कभी पूछने आए होंगे सेंसस में, भैया बताओ कितने लोग हैं घर में। बहुत मुश्किल है। गली में घुसते हैं जो लोग, घुसेंगे एक मकान पकड़े, अरे यार थक गए आज एक ही मकान पकड़ते हैं, एक मकान पकड़े, यहाँ बताओ कितने लोग हैं, बोल रहा है 5, अच्छा 50, अरे सर 5 बोल रहे हैं 50 नहीं बोल रहे हैं, ओ अच्छा 5, अच्छा कितना गाड़ी है घर में तुम्हारे पास, सर गाड़ी नहीं, हाँ 4 गाड़ी है, नहीं सर गाड़ी नहीं है। अब आप अपने मन ही से टिक कर दे रहे हैं, इसका कोई मॉनिटरिंग और ऑडिट नहीं है। आप घुसे गली में, बोले सर सब सुनसान था, एक ही बंगले में लोग रह रहे थे सब, मैं उन्हीं से पूछ आया। सर आपका जो पॉपुलेशन है ना, जो अभी आप बोलते हैं 140 करोड़ है, अरे कम बता रहे हैं सर, आप कम आंक रहे हैं अपने आप को। इससे कम से कम अभी इसमें आप 30-40 करोड़ जोड़ दीजिए, कम से कम हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल लेवल पे जाना है तो। अरे सर जगह नहीं है चलने की, मेट्रो में घुसने के बाद बारी-बारी सांस लेना पड़ता है, ये हालत है मेट्रो की हमारे। हम तो आपको दिल्ली की हालत बता रहे हैं। कहीं आप बनारस आइए कभी, बनारस आपको दिखाएँगे, चलने में भी दुश्वार हो रखा है, इतना भीड़ है। 140 करोड़ नहीं है सर, 140 करोड़ नहीं है। इसमें आप 40-50 ऐड कर दीजिए सर, इतना होगा। हाँ, आपका सेंसस बता रहा अलग बात है, वो अलग बात है, पर कन्फर्म है ज़्यादा है। अच्छा, आप गवर्नेंस के लिए तो डेटा आपके पास इकट्ठा नहीं हो रहा। आप अगर यहाँ डिले कर रहे हो सर, तो इसका मतलब है जो अगला सेंसस होगा, अगर आप मान लीजिए 2026 तक मूड बना भी लिए, तो अगला आप 2036 में फिर करोगे, क्योंकि 5 साल के लिए 2031 में तो आप नया कर नहीं दोगे, तो अब आप 2036 में करोगे जाकर। तो ये कहानी है सर सेंसस की, जो नहीं हो रहा है, और इससे उन लोगों को कष्ट होगा जो लोग कहीं न कहीं डिपेंडेंट हैं सरकार पे। जो लोग सरकार से गुहार लगाते हैं, उनके लिए ज़्यादा बड़ी दिक्कत है सर ये। जिनका एज़ यूजुअल अप्रोच है, उनको कोई दिक्कत नहीं है सर। डॉक्टर्स को क्या दिक्कत है? पेशेंट तो ऐसे भी आएँगे, उसे सेंसस से क्या लेना-देना है? पर सर जिसको अपने इलाज का पैसा सरकार से चाहिए, उसको सेंसस का ज़रूरत है। और सेंसस हमारे लिए आई ओपनर होता है सर, कि कितना आपका बताइए मोर्टेलिटी रेट चल रहा है, कितना इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट चल रहा है, कितना मदर मोर्टेलिटी रेट चल रहा है। ये सब निकालने से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर पता चलता है। और सर हमें तो लगता है कि कोविड के बाद तो बहुत कुछ बदला है, और आप कोविड का इफेक्ट गायब कर दोगे, कोविड का इफेक्ट ही गायब कर दोगे, अगर आप सेंसस नहीं कराओगे तो। अगले 2 साल 1 साल में तो कोविड का इफेक्ट गायब, जनसंख्या तो बढ़ती हुई लगेगी आपको, पर कोविड में जो हुआ है वो आपके हमारे ज़हन में है सर। अगर 2 साल बाद हम ये सेंसस करते हैं तो कोविड का क्या इफेक्ट पड़ा है, हम इसको खो देंगे, हम इसको खो देंगे, और हमने खोना चालू कर दिया है, हमने खोना चालू कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोविड का इफेक्ट हम खो देंगे। कोविड इफेक्ट क्या होगा हमें कभी पता नहीं चलेगा इस बारे में। समझ रहे? आइए आगे चलते हैं। यही कहानी थी।
यही कहानी थी। अगली कहानी पे लेकर चलते हैं, रेफ्यूजी राइट्स, द जेंडर्ड नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये एक्चुअली मिसलेनियस नहीं, हम इसको बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स। और साथ ही में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कैसे ये एक तरह से विमेन का एंगल भी यहां पर आ रहा है। यहां पे दोनों चीजें आएंगी, रेफ्यूजी राइट्स, द जेंडर्ड नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेफ्यूजी राइट्स, द जेंडर्ड नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आइए पहले कुछ चीजों को देखते हैं जो टेक्सचुअली हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको भावनाओं में लेकर जाएंगे। अगर आप यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 2023 के एंड तक इन्होंने बोला कि लगभग 12 करोड़ लोग माइग्रेशन के दौर से गुजर रहे थे। They had been forcefully displaced from their whatever areas they were living in, और यहां persecution, conflict, violence सब हो रहा था सर। Among them लगभग 4 करोड़ वर रेफ्यूजीज, जो कहीं ना कहीं जाकर रेफ्यूज चाहते हैं, अजाइलम चाहते हैं। सर 12 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसमें बच्चे, महिलाएं, एल्डरली सब हैं। जनवरी 2022 की बात करें, लगभग 46,000 रेफ्यूजीज और अजाइलम सीकर्स भारत के यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर्ड थे। 46,000 रेफ्यूजीज और अजाइलम सीकर्स, ये बस वो नंबर है जो अजाइलम और रेफ्यूजी सीक कर रहे हैं स्टेटस। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही माइग्रेट किए, माइग्रेशन तो ना जाने कितने लाखों का हुआ होगा, पर 46,000 आपके यहां रजिस्टर्ड हैं एज रेफ्यूजी और अजाइलम सीकर। 46% इस नंबर की आबादी महिलाओं की है। 46% of the people who want to be getting a refugee or asylum status in your country, 46% of them are female, जो साफ साफ दिखाता है कि सर वो कैसे डिस्प्रपोर्शनेटली बर्डन्ड है, कैसे वो डिस्प्रपोर्शनेटली बर्डन्ड है। सर जब मलाई खाने की बात आती है ना, तो महिलाओं का रेशो एकदम खराब हो जाएगा। पार्लियामेंट 14%, जुडिशरी 10%, पुलिस 8 से 10%। और जब बात आएगी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो 50% महिलाओं का जो रेशो है वो तुरंत 50% हो जाता है। जिस कार्य में वो कुछ कर ही नहीं रही है, वो डिस्प्रपोर्शनेटली इंपैक्टेड है। ये सबसे बड़ा दुखद फिगर है हमारे यहाँ का, कि जब अच्छाई होगी तो महिलाओं का रेशो खत्म है, और जहां बुराई चलोगी वो आगे हो जाएंगी। अरे तो आप उनको इंपैक्ट कर रहे हो, आप उनको बर्डन कर रहे हो। शी इज बर्डनड। और समझिए, लेट्स फाइंड आउट सम मोर थिंग्स। अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि विमेन के साथ क्या होता है। एक छोटा सा, और यहाँ पे एक छोटा सा इसी में एंट्री है कि मेंटल इलनेस की बात की जा रही है। जो माइग्रेटेड लोग हैं, जो रेफ्यूजी सीक करना चाहते हैं, असाइलम सीक करना चाहते हैं, उनका मेंटल हालत सोचने की बात है। क्या वो हेल्थ फैसिलिटी को एक्सेस कर पाते हैं? नहीं। क्या मेंटल इलनेस को सुधार पाएंगे? नहीं। क्या उनके पास कोई भी काउंसलिंग अवेलेबल है? नहीं। उनके पास क्या अवेलेबल है? एक ही चीज है सर, वो है जिंदा रहो और जिम्मेदारी लो। जिंदा और जिम्मेदारी लो। हमारे पास एक यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, लॉन्ग टर्म मेंटल और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट्स की भी इसमें बात की गई है। लॉन्ग टर्म मेंटल इंपेयरमेंट की भी बात की गई है इसमें, लॉन्ग टर्म मेंटल इंपेयरमेंट, साइको सोशल डिसेबिलिटी की भी बात की गई है इसमें। परंतु आज इस कन्वेंशन को भारत ने रेटिफाई तो किया है, भारत ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी बना रखा है, पर क्या हम इन राइट्स के तहत उन रेफ्यूजीज, माइग्रेटेड लोग, असाइलम सीकर्स को क्या वो हम राइट दे पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और सुनिएगा, पहले आप सुन लीजिए फिर हम अपना बताएंगे। भारत ना ही पार्टी है 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन को, भारत पार्टी नहीं है। भारत इज नॉट अ पार्टी टू 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, नॉर वी हैव साइंड द 1967 प्रोटोकॉल। हमने साइन नहीं किया है, ना ही हमारे पास कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है कि हम रेफ्यूजीज को कैसा देखना चाहते हैं और उनका क्या मदद करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अपनी चीजों को बताते ताकि आप बेहतर समझ सकें इस आर्टिकल को। आर्टिकल आपको बताना चाह रहा है रेफ्यूजीज का जेंडर्ड डायमेंशन। जेंडर्ड डायमेंशन का मतलब होता है कि आप एक जेंडर के एंगल से इसको देख रहे हो, और उस जेंडर में मैं किसको देखना चाह रहा हूं? महिला के एंगल से देखना चाहता हूं सर। विमेन आर सपोज टू बी डुअल बर्डन बियरर्स। ये डुअल बर्डन बियरर हैं।
इनके ऊपर बच्चों का भी बोझ डाला हुआ है और एल्डरली की देखभाल भी यही कर रहे हैं। इन एसेंस घर तो यही संभाल रहे हैं। ऑफन देखा जाता है कि विमेन लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में रेफ्यूज या माइग्रेशन के लिए निकलती है। जब मेल काउंटर पार्ट भाग जाते हैं सब छोड़कर, तब महिलाएं निकलने की कोशिश करती हैं। यह विमेन का एक एंगल है जो सामने आया। विमेन इन कारणों से, डुअल बर्डन के कारणों से कितना ग्रसित है हम आपको बताएं कि वो लॉन्ग टर्म साइकोसोशल एलिमेंट से गुजर रही है। उसका मेंटल पीस छिना जा चुका है, वो मेंटल डिसेबिलिटी में रह रही है। जो भी, अब आप सोचिए सर, आप सोचिए एक बार, अगर बांग्लादेश में आज जो हो रहा है, आपको दिल पर हाथ रख के आप अपने आप से पूछिए कि आपको नहीं लगता कि वहां की महिलाएं परेशान होंगी, वहां के बच्चे परेशान होंगे? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। और वो डिस्प्रपोर्शनली इंपैक्ट है क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। वो अपना घर देख रही थी आज तक। सारा पॉलिटिक्स बाहर चल रहा है मार्केट में, वो घर बैठ के घर संभाल रही थी, पर फिर भी सबसे बड़ा बर्डन उन्हीं के ऊपर है सर। और समझिएगा, मेंटल डिसेबिलिटी इतना लंबा हो गया है। यूएन ने बोला कि देखो इन सब के लिए मेरे पास क्या है, यूएन कन्वेंशन ऑन पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। भारत ने बोला हाँ सही बात है, मैंने रेटिफाई भी कर दिया है। पर सवाल यह है कि क्या इन तीनों के पास या इनके पास ये तीन चीजें अवेलेबल हैं? वो क्या है? क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। क्या इनके पास अवेलेबल है? नहीं। क्या ये एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रेफ्यूजी हैं, माइग्रेंट हैं, अजाइलम सीकर्स हैं। इनकी अभी राइट्स उस हिसाब से नहीं है जिनकी राइट्स आसपास बनी हुई है। सिटीजन्स की राइट है ना पहले तो। आप इनको तो कुछ दोगे दर्जा, तब इनको राइट मिलेगी। और अफोर्डेबिलिटी का आप कैसे बात कर लोगे? वो कौन सा पैसा लेकर आए हैं? कहां से उनके पास अवेलेबिलिटी है? कहां से एक्सेसिबिलिटी? चूंकि ये नहीं है, शी लिव्स इन पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर। वो बोलेगी नहीं सर, पर वो इसमें रहेगी। वो इसमें रहेगी, बोलेगी नहीं पर रहेगी सर इसी में। अच्छा, पॉइंट ये भी है कि शी हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग नाउ। शी इज अंडरस्टूड, शी इज अज्यूम्ड विद दैट ड्यूटी। उनके ऊपर एक अजम्पशन है कि वही तो देखेगी। और इसीलिए हमारा समाज भी ऐसा ही होता चला जाए, वही तो देखेगी, वही तो करेगी। अब पॉइंट ये है कि भारत में रेफ्यूजी बहुत है। मान लीजिए जो रेफ्यूजी सीकर्स की बात करें, लगभग 46,000 लोग रजिस्टर हैं यूएनएचसीआर इंडिया के साथ। और इसके लगभग 50% विमेन है, जो दिखा रहे हैं कि कितने ज्यादा विमेन भी रेफ्यूजी अजाइलम सीकर्स बनना चाहते हैं। भारत ने कोई भी यूएन कन्वेंशन को साइन नहीं किया है जो रेफ्यूजीज के ऊपर है। हमने साइन नहीं किया है, ना ही हमने प्रोटोकॉल को साइन किया है। ये एकदम पीटी का फैक्ट याद रखिएगा। यूएन कन्वेंशन रेफ्यूजी प्रोटोकॉल, इंडिया हैज नॉट साइंड इट। इंडिया हैज नॉट साइंड इट। चूंकि इंडिया ने साइन नहीं किया तो मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यहां अगर हम साइन कर देते तो एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से भागकर आपके पास आ रहा है और आप इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, यूएन कन्वेंशन और रिफ्यूजीज के अगर आप सिग्नेटरी हैं, तो आप इस व्यक्ति को वापस नहीं भेज सकते हैं अगर इसकी जान को खतरा है तो। अगर इसकी जान को खतरा है तो आप इसको वापस नहीं भेज सकते। तो चूंकि मैं उसको वापस नहीं भेज सकता हूं तो नॉन रिफाउलमेंट, मैं उसको वापस नहीं भेज सकता, रिफाउल नहीं कर सकता हूं। भारत ने तो साइन नहीं किया, भारत के पास ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। पर भारत ने फिर भी अपने रेफ्यूजीज के लिए, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट तक ने आर्टिकल 21 का इंटरप्रेट करके बोला है कि इनको लाइट टू लाइफ दो, विद डिग्निटी दो। और भारत की सरकार ने बहुत कोशिशें की हैं अनाज देने की, कैंप्स बनाने की, रहने की, सैनिटेशन की बहुत व्यवस्था की है सर, बहुत व्यवस्था की। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, उसके बावजूद भी हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, 1947 से लेकर आज 2024 में हम खड़े हैं। जो भी कहीं पे भी बॉर्डर पे हमारे कुछ होता है, भारत वहां मदद करने पहुंचता है सर। भारत ने हमेशा मदद की है, भले ही वो रोहिंग्यास का फ्लीइंग हो, आज बांग्लादेश का फ्लीइंग हो, म्यांमार का फ्लीइंग हो, इन सब जगह हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने, सरकार ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से उन लोगों की मदद की है। पर सर एक जरूरत अब आ गई है। जरूरत क्या आ गई? भारत में कोई लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ फॉर दिस। इट इज हाई टाइम वी मस्ट हैव अ लॉ फॉर दिस। लॉ होने से यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। लॉ होने से क्या आ जाएगी? यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी कि ऐसे केसेस में आपको यही करना है।
वी रिक्वायर दिस टू कम अप। लॉ आने से यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो लोग वेस्ट बंगाल में करें वही राजस्थान में करेंगे, वही मणिपुर में होगा, वही आपका म्यांमार में होगा, सॉरी मिजोरम में होगा। इसलिए मुझे एक क्या चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। सो आई नीड अ लॉ फॉर यूनिफॉर्मिटी एट लीस्ट। और ये काम यूनियन बस कर सकती है, यूनियन बस कर सकती है। तो ये कहानी थी सर जेंडर डायमेंशन की, और महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपको एक लॉ लाना पड़ेगा, आपको माइग्रेशन के ऊपर लॉ लाना पड़ेगा, आपको रेफ्यूजी के लिए ऊपर लॉ लाना पड़ेगा, ताकि आप उन लोगों की सुन सकें, उनका सही से देखभाल कर सकें। क्लियर हो गया? इज इट फाइन विद एवरीवन? क्या ये क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? क्या सभी को क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी इशू बना रहेगा, चलेगा। तो ठीक है, आपको बता दें कि आज के लिए इतना ही। आप जुड़ना चाहते हैं अगर हमारे साथ ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, पढ़ना है सर, फोड़ देंगे ऐसा पढ़ना है, तो आप हमें चुन सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चंद्रमौली SIR से, कैपिटल ऐसे याद रखिएगा, ढूंढ लीजिए आप हमको, वहां पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, और हमारे बैचेस में जुड़ जाइए। अचीवर्स इंग्लिश मोड में जाना है, मंजिल इंग्लिश में जाना है, शिखर हिंदी में जाना है, CMC कोड लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत अफोर्डेबल अभी चल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अब हमारी ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, वहां पे भी आप मजा ले सकते हैं हमारी क्लासेस का। और कंटेंट इंपॉर्टेंट है सर, मेरे लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, फालतू ज्ञान देने से नहीं, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का यही समापन करते हैं। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जियो ऑप्शनल में, जियो ऑप्शनल में जुड़ सकते हैं। इस कोर्स का नाम है जियो म्यूजिंग्स, और यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक ही चीज बोलेंगे, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप ही आपके पास में। इसको लिख लीजिए दीवार पे अपने, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आप बस निरंतर रहिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं आप सफल होके रहेंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।